हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है बेटा एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो आपके पास एक रेजिस्टेंस है जिसको आपने एक वेरिएबल सोर्स के साथ अटैच कर दिया है और इस पर्टिकुलर सोर्स की जो वोल्टेज है या ईएमएफ है वो किस प्रिंसिपल के या किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बदल रही है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एट एनी टाइम जब इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से करंट गुजर रहा होगा, ठीक है, अगर करंट गुजर रहा होगा तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पक्का एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेट वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई आर। आई क्या है, उस समय जो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से करंट गुजर रहा है। क्लियर है बात आपको? ठीक है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द ईएमएफ अप्लाइड एट दैट टाइम। भाई जो इसके अबाउट ईएमएफ है एट एनी टाइम टी, वही ईएमएफ किसने प्रोवाइड किया है, बैटरी ने किया है बेटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वी नॉट साइन ओमेगा टी विच इज द ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय द बैटरी एट एनी टाइम मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। तो आर को मैं नीचे लेके आता हूँ, तो वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। तो आपकी इस पर्टिकुलर सर्किट में से करंट की जो इक्वेशन निकल कर आई वो कितनी आई बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, जिस समय पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो उसी समय पर करंट भी सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा। आप देखो वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों सेम फेज में हैं, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। क्लियर है, अभी हम देखेंगे आगे इंडक्टर और कैपेसिटर भी जब सर्किट में लगाएंगे एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स के क्रॉस, तो देखेंगे वहाँ पर एक डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज में। ठीक है, परंतु रेजिस्टेंस के केस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जिस समय पर V जीरो होगा उसी समय पर I क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये इक्वेशन V इजिकल टू आई आर मैं DC में भी यूज़ करता था और V इजिकल टू आई आर मैं AC में भी यूज़ कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली बात क्या है कि बिहेवियर ऑफ R इज सेम इन AC एंड DC। क्लियर है बात? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा, देखिए साइनोसॉइडल कर्व आएगा किसका, वोल्टेज का। ठीक है, दिस विल बी द वोल्टेज कर्व एंड दिस विल बी द माई करंट कर्व। क्लियर है, देखो जरा ध्यान से, आई नोट को मैंने कम क्यों दिखाया है, क्योंकि आई नोट क्या है, वी नोट बाई आर, आर से डिवाइड हो रहा है वोल्टेज। क्लियर है बात आपको? तो अल्टीमेटली ये क्वांटिटी कम आएगी। ये बेटा मेरी वी नोट है ये टोटल, और ये जो चीज़ है मेरी वो क्या है, आई नोट है। दिस इज आई नोट। क्लियर है बात आपको? एंड दिस इज वी नोट। ठीक है, ओके जी। अब थोड़ा चीज़ों को ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक बॉडी है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, और इनिशियली वो यहाँ पर है, तो अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन लूँ, परछाई लूँ इस पर्टिकुलर ग्राफ पर, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है, अब वो बॉडी मूव करते करते यहाँ पर पहुँच गई है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी परछाई लूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगी। अब ये वो टॉप पर पहुँच गई है तो परछाई लूँ तो यहाँ पर आ जाएगी। अब वो वापस इस पॉइंट पर आएगी तो इसके क्रॉसपोंडिंग चलता चलता मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, जब वो यहाँ पर आएगी तो अल्टीमेटली वापस से इस एक्सिस पर परछाई कितनी हो गई, जीरो हो गई। आप कह सकते हैं कि सर आप तो है ना वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हो, इस बॉडी की परछाई ले रहे हो। देखो पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, हाँ के ना, और फिर मैंने पॉइंटों को शिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ पर। क्लियर है बात आपको? तो अगर आप इन पॉइंटों को मिलाएं तो आपको कैसा कर्व मिलने वाला है बेटा, इस तरीके से साइनोसॉइडल कर्व मिलने वाला है। और जब नीचे की बात करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि इस मोशन को ऐसे पढ़ सकते हैं और रिवर्स भी ट्रू है, इस मोशन को ऐसे भी देख सकते हैं। क्लियर है, अब मैं इस चीज़ को ऐसे देखने में इंटरेस्टेड हूँ। क्लियर है बात आपको? और इस डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम, इस लाइन को जो कि मूवमेंट कर रही है। क्लियर है बात आपको? अगर आप फेजर की लेंथ के बारे में बात करें तो बेटा देखो ध्यान से, वो क्या है, साइनोसॉइडल का पीक है। जब पीक होगा तब फेजर यहाँ पर होगा, हाँ के ना, समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको? तो जो पीक होता है साइनोसॉइडल का, वो फेजर की क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं बेटा फेजर की स्पीड ऑफ रोटेशन की। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, फेजर किस स्पीड से रोटेट होना चाहिए, जिस स्पीड से, जिस रेट से आपकी वोल्टेज और करंट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्लियर है बात आपको? तो अगर आप देखो जिस समय पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय फेजर यहाँ होना चाहिए। क्लियर है बात आपको? और जिस समय पर मिनिमम होना चाहिए उसमें फेजर यहाँ होना चाहिए। तो फेजर का स्पीड ऑफ रोटेशन किसके बराबर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनोसॉइडल क्वांटिटी। क्लियर है, अब देखो जरा ध्यान से, अब एट एनी टाइम मेरे को बोल दिया गया इस पर्टिकुलर केस के लिए मेरे को फेजर बना कर दो। ठीक है, तो फेजर कैसे आएगा, पहले तो आप एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, और सर्कल में की जो रेडियस होगी जो वो किसके क्रॉसपोंडिंग होगी, पीक के क्रॉसपोंडिंग होगी, मतलब उसके पीक के क्रॉसपोंडिंग एक सर्कल आप बना लेंगे। क्लियर है बात? और एट एनी टाइम वोल्टेज अगर मैं इधर दिखाऊंगा तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों होगी, क्योंकि आपके वोल्टेज और करंट क्या है, सेम फेज में है। ठीक है, और अगर आप उस समय पर इसका वाई एक्सिस पर क्या ले लेंगे, प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो दिस विल बी द योर वोल्टेज और करंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है कि नहीं बात आपको?
देखो ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा साइन कंपोनेंट। दिस विल बी वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा कि हम चीज़ों को फेजर की तरफ मूव क्यों करा रहे हैं, फेजर से क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, देखो मान लो सर्किट में दो कंपोनेंट लगे हैं, एक आपका इंडक्टर लगा है, ठीक है, और इंडक्टर में अभी आप देखेंगे कि वोल्टेज लीड करती है रेजिस्टेंस से π/2। क्लियर है बात, मतलब ऐसा कुछ होगा इंडक्टर का ग्राफ। क्लियर है बात आपको। तो यहाँ पर चीज़ें पढ़ना मुश्किल है, यहाँ पर मैं क्या दिखा दूंगा कि इंडक्टर की वोल्टेज आपकी π/2 क्या करती है उससे आगे। क्लियर है कि नहीं बात, किससे, रेजिस्टेंस की वोल्टेज से। क्लियर हो रही है बात आपको। ठीक, आज जो फेजर का कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, आप अपनी बुक से पढ़िए ताकि और कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था उसको और देख लेते हैं बेटा। I = I0 प्लस I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है और पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए RMS की वैल्यू बताइए। ओके जी, और जो प्रोसीजर हम करते आए हैं डेट इज़ हम उल्टा चलेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन करेंगे और फिर क्या करेंगे, रूट करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। ओके जी, ठीक है जी। अभी इसको खोल लो आप, sin² थीटा है ये, है ना। आपको याद होगा cos 2 थीटा कितना होता है, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। क्लियर है। अगर इसको मैं 1 माइनस sin² थीटा लिख दूँ और ये एज इट इज़, तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, 1 माइनस 2 sin² थीटा, और ये आ गया आपके पास cos 2 थीटा। cos थीटा को इधर ले जाओ और इस चीज़ को उधर ले जाओ, तो 2 sin² थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और इस 2 को भी अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यही मैं करने वाला हूँ, I0² प्लस I0² और ये आ गया आपके पास 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ठीक है बेटा, और प्लस 2 I0² साइन ओमेगा टी। ओके जी, इसको हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, इसको खोली तरह, तो ये आ जाएगा I0² प्लस I0² बाई 2 माइनस I0² cos 2 थीटा। ठीक है, एंड दैट विल बी प्लस 2 I0², थीटा नहीं लिखना चाहिए, ओमेगा टी लिखना चाहिए ना, 2 ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी। क्लियर है बात, यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा। ओके जी, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया था आपके पास I²। अब आप इसका मीन ले लीजिए, और मीन को मैं कैसे दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ, है ना। ये कांस्टेंट क्वांटिटी, ये चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, समझ आई बात। cos 2 थीटा, cos आपका कैसा फंक्शन होता है, याद करो cos का कर्व, जितना ऊपर उतना नीचे, मीन करेंगे तो ये 0, और इसी तरीके से साइन भी 0। क्लियर है बात। तो ये कितना आ गया आपके पास, 3/2। क्लियर है बात, हाँ कि ना यार। अब आप इसका क्या कर लो, अंडर रूट ले लो। ठीक है, दोनों तरफ, एंड दिस विल बी योर IRMS, यस और नो। ठीक है, एंड दैट विल बी √3/2 इंटू I0। क्लियर हो रही है बात आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।